हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आता जा रहा है और बहुत पास आ चुका है एग्ज़ाम। अब आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो एकदम एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर एकदम ख़त्म कर देना चाहिए इस टाइम पे। आपकी जो प्रैक्टिस हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो जानी चाहिए। बस अब होना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना है। रिवीजन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए, प्रैक्टिस टेस्ट जरूर देते रहिए। और मैं आप सब तक टॉप 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आज तीसरी क्लास लेकर आया हूँ, ताकि आपके लिए कुछ ऐसे मेथड्स को बताया जाए जो कि क्वेश्चंस को बहुत आसान बना सकें, क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व करके आंसर दे सकें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी पुलिस भर्ती के री एग्ज़ाम के जो डेट आई है उस पर जो टेस्ट होने वाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस किया जाएगा और आप तक पहुँचाया जाएगा। तो अपने क्वेश्चंस आंसर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला जैसा कि बताता हूँ। आज भी कुछ फार्मूलाज मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपको कुछ फार्मूलाज नहीं आ रहे हैं, उसमें अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो पहली आइडेंटिटी ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप इसी को इधर उधर कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज़ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ होती हैं। कुछ और फॉर्मूलाज में लिखवा दूँ अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मान लो किसी भी प्रिंसिपल का रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो और आपसे एसआई पूछ रहा हो, तो एक फॉर्मूला होता है वो याद कर लो, लेकिन हम किसी फॉर्मूले के बारे में क्वेश्चंस में नहीं सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एक मेथड से, एक प्रॉपर सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे, एक प्रॉपर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर आप एसआई निकालने जा रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हो, साधारण ब्याज निकालने जा रहे हो अगर आप, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जहाँ पर P जो आपका है वो मूलधन हो जाएगा और जो आपका R है वो दर हो जाएगी और जो T है वो समय हो जाएगा, जो कि आप फॉर्मूले में पुट करोगे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप एसआई के लिए फॉर्मूला याद मत कीजिए, वहाँ से आप रेट का परसेंटेज में जो दिया होगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद आप उस रेशियो का जितने टाइम के लिए चीज़ें दी हुई हैं वहाँ से स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 करने के बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, चाहे वो अमाउंट की बात करे, तो आपका जो भी सेकेंड वाला स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर 4 होगा वही आपका अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो जो अमाउंट होगा और प्रिंसिपल होगा उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप और फार्मूलाज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी वो बता दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, सॉरी दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर आपसे कोई कह दे कि दूरी अगर समान है, दूरी क्या है, समान है, तो आप वहां से एक बात ये कह सकते हो कि अगर दूरी समान है तो आप देखोगे चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। तो अगर मैं दो चाल की बात करता हूं, मैं मान लेता हूं स्पीड 1 और स्पीड 2, तो जो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो होगा वो T2 अपॉन T1 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। और अगर आप देखोगे कि हमारे पास ये दूरी समान थी, अगर मैं कहता हूँ चाल समान है, चाल समान हो जाएगा, तो अगर D1 और D2 वहाँ का डिस्टेंस है तो D1 अपॉन D2 हो जाएगा T1 अपॉन T2, क्योंकि दूरी बराबर समय हो जाएगा, दूरी प्रोपोर्शनल टू द समय हो जाएगा। और यही बात अगर मैं कह दूं कि समय हमारा बराबर है, समय दोनों केसेस में क्या है, समान है, तो आप वहाँ से कह दोगे कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। यहाँ से कह सकते हो S1:S2 हो जाएगा हमारे पास D1:D2।
यहाँ पर चाल समान थी तो दूरी और टाइम का जो रेशियो होगा वही दूसरे वाले का रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ पे स्पीड इक्वल है तो आप देख रहे हो, यहाँ पे समय इक्वल है आपका, तो आप देख रहे हो कि चाल की और दूरी की जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। यहाँ पर दूरी इक्वल है तो आप चाल और समय का रेशियो देख रहे हो कि वो प्रोपोर्शनल है। कब? जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं तब। अब हम शुरू करते हैं आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है उसके सेशन में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। ठीक है, 15 रुपए में बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत मूल्य प्रति वस्तु रुपए 16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो। तो सिंपल सी बात है, जो उनकी कॉस्ट प्राइस रही होगी वही उनका सेलिंग प्राइस रहा होगा, मतलब ओवरऑल सेलिंग प्राइस रहा होगा। लेकिन अगर 18 वस्तुएं 15 की औसत की कीमत पर बेची गई हैं, औसत कीमत वो दे दिया वहां पर 15 रुपए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो बेसिक मेथड, दूसरा आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं बेसिक मेथड क्या है। यदि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची जाती हैं तो इसका मतलब 18 वस्तुओं की 15 के रेट से कितने रुपए हो जाएगा कीमत? तो आप कहोगे 270 रुपए हो जाएगा। उसमें से अगर 12 वस्तुओं की लागत मूल्य प्रति वस्तु 16 रुपए थी, तो मतलब 12 वस्तुओं को अगर देखूं मैं 18 में से, तो 16 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 12 छक 72 और 12 करने 12 7 19, 192 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप देखोगे टोटल उसका जो पैसा लगा था वो 270 रुपये लगा था, अभी तक कितना लगा चुका है? 192। इसके बाद 6 वस्तुओं की जो लागत मूल्य होगी उसको देखने के बाद यही हो जाएगा कि लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं होगी। तो जो 6 वस्तुओं की लागत मूल्य होगी, वो जो भी लागत मूल्य होगी वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो आप यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा? आप देखोगे डिफरेंस आ जाएगा 78 रुपीज़ का। तो 6 वस्तुओं का जो लागत मूल्य आएगा, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी आप मान लो, क्योंकि बराबर है तो 78/6 बराबर हो जाएगा 13 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप अगर एलिगेशन मेथड लगाते हो यहाँ पर तो 15 रुपये के हिसाब से जो पूरा मीन वैल्यू थी वो हो जाएगा 16 रुपये हो जाएगा 12 वस्तुओं के लिए, और 6 वस्तुओं का नहीं पता यहाँ पर कितना होगा, वो अभी हम फाइंड करेंगे। लेकिन आपको पता है वस्तु यहाँ पर 16 वाली 12 थी, और जो यहाँ पे नहीं पता है उसकी वस्तु थी 6। तो आप देख रहे हो कि 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो मतलब 1:2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रेशियो आ रहा है, और 16 और 15 के डिफरेंस 1 है, तो 15 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 13 हो जाएगा, और यही एलिगेशन मेथड से इसका 13 रुपीज़ आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 8 दिनों में करता है। मैंने कहा ए 8 दिन में कर दिया, ठीक है। जबकि बी इसको 12 दिन में करता है, बिल्कुल सही बात। तो सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वह तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं? तो मैंने कहा ए बी और सी उस कार्य को मिलकर 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो जो ये सब कुछ दिया हुआ है, टाइम का रेशियो मैं मान लेता हूँ और एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर एलसीएम से मैं फाइंड करने जाऊँगा तो 8 3 आप 24 एलसीएम लोगे तो 3 टाइम, ये 2 टाइम और 8 टाइम। तो आप देखोगे जो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा वो किसी एक का एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 3 × 8 बराबर 24 हो जाएगा वर्क, पूरा कंप्लीट वर्क 24। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि सी कितने दिनों में करेगा। तो ए अगर 3 और बी अगर 2 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, टोटल एफिशिएंसी 8 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 8 - 3 + 2 5 बराबर 3। तो सी अगर कितने दिन में काम करेगा, आप सी के लिए डे फाइंड करने जा रहे हो, तो 24 काम को 3 की एफिशिएंसी से वो 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक यात्रा एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर 60 की रफ्तार से और 120 किलोमीटर अगली वो 80 की रफ्तार से जाता है, तो यात्रा का औसत गति बताइए। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछता है क्वेश्चन, तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब भी डिस्टेंस इक्वल है d1 = d2 हो, तो 2s1 s2 अपॉन s1 + s2 फाइंड यहाँ से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि 2 × 60 × 80 अपॉन 60 + 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 × 60 × 80 अपॉन में 140, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और आप देखोगे 2 से 7 बार चला जाएगा, और 8 × 6 = 48, 480/7, 7 × 6 = 42, 42 और 6 × 48 60, 7 × 8 = 56,
4 40, 7 दशमलव लगाया, 0 बनाया, 7 × 5 = 35 और 35 के बाद 50, 7 7 49। तो आप देख रहे हो कि 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 68.57। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है तो S1 आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम से, कि जब डिस्टेंस आपकी 500 थी तो टाइम उसने लिया था 10 घंटे, तो उसके यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में इसी 50 का जो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ 10 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 10 का कितने गुने है, 5 गुने। तो क्वेश्चन में पूछा है तो दूसरी कार की गति क्या होगी, तो जो S2 हो जाएगा वो 11 का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुने। तो 11 5 55 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्टेस्ट फॉर्म करने का कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए और शायद इससे छोटा रूप आपको कोई नहीं मिलेगा। क्वेश्चन समझाना और उसको सबसे कम टाइम में सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी कला होनी चाहिए एक टीचर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं मानता हूं यहाँ पर कि हमारे पास एक गोला रहा था, उसको यहाँ पर एक सिलेंडर में बनाया गया है, तो जिसके पास कुछ ऊंचाई रही होगी भाई, कुछ रेडियस रहा होगा, यहाँ पे कुछ रेडियस अलग रहा होगा। तो आप देखो क्वेश्चन में रेडियस गोले का 9 दे रखा है सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया इस गोले को, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि पिघलाने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे कुछ पार्ट उड़ गया या गायब हो गया, गिर गया। सिंपल सी बात है, अगर इसको पिघलाया गया होगा तो इसका जो आयतन आया होगा उसी आयतन से बेलन बनाया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो स्फेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर बनाया गया है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है। आप पाई से पाई एलिमिनेट कर दो, 4/3 गुणे 9 बराबर आर की वैल्यू जो है सिलेंडर के लिए वो 3 × 3 गुणे h दे रखी है। तो आप इस 3 से इसको कट कर सकते हो 3 बार, और इस दोनों 3 से एक 9 हटा सकते हो एक बार में। तो आप देख रहे हो 9 × 27 और 27 चौके कितना हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ से 27 चौके कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट हो जाएगी उस सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली वह संख्या जिनके अंकों का योग 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या की मैं बात करूं तो आप ऐसा करो कि अगर मैं 6 से 1000 को भाग देता हूं, जो कि क्या है 4 अंकों की, सॉरी 10,000 से भाग देता हूं, 10,000 को भाग देता हूं, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब अगर 6 से इसको भाग देते हो तो 6 कम जाएगा, 6 4 शेषफल 40 बन जाएगा, 6 छक्क 36, 4 फिर 40 छक्क 36। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 40 के बाद 4 शेषफल फिर 0 बार लेगा, 6 छक्क 36, तो 36 बार जाएगा तो आपके पास 4 रिमाइंडर आ गया। मतलब 4 क्या है, 1000 से विभाजित होने वाली संख्या से 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं 1000 से 4 को माइनस कर देता हूं तो आप पा जाओगे 9996, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पर इस अंकों का योग फाइंड कीजिए, 9 × 27 और 6, 27 और 6, हाँ ठीक है, सबसे छोटी संख्या। मैं बड़ी संख्या क्यों फाइंड कर रहा हूं, सबसे छोटी संख्या की अगर बात कर रहा है तो आप 1000 लोगे ना, यहां पर इन सब को हटा दो, तो आप यहां पर माफ कीजिएगा पिछले सॉल्यूशन के लिए 6 से आप भाग दोगे, सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या होती है, 1000 होती है 4 अंकों में, 6 छक्क 36, सॉरी 6 कम 6 बार जाएगा,
तो आप देख रहे हो 4 आ गया और 40 हो जाएगा यहाँ पर। 6 का 36 के 36 का लिख देंगे यहाँ पर 6, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर ये 40 आ जाएगा। 6 का 36 फिर आ जाएगा 4, मतलब रिमाइंडर अगर 4 है तो इसका मतलब 996 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 1000 से 4 कम कर दो। लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो इसका मतलब 1000 से आप इस 4 को देखो तो 6 - 4 बराबर 2, मतलब अगर 2 को मैं इस 1000 में ऐड कर दूं तो 1002 6 से विभाजित होने से सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक, इसको आप अगर भाग देने जाओ तो मेरी बात जाहिर सी बात है कि अगर आप देखो 99 जो कि 11 से डिविजिबल होती है, राइट। फिर इसके 11 बाद 11 जोड़ दो तो आप बता दोगे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 11 से डिविजिबल होगी, तो यहाँ पर ऐड करोगे तो आ जाएगा 0 1 0 0 1। तो 11 से कितना आ गया, 1 0 0 1 0। इसके अंकों का योग और इसके अंकों का योग का जो गुणनफल आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 और 1 3, और यहाँ से 1 1 2, तो 3 × 2 बराबर 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। मतलब बी सी से 3 गुना कुशल है, तो 1 का 3 गुना मान लेता हूं कि सी का कुशलता 1 रही होगी, 1 यूनिट, तो बी की 3 हो जाएगी। और ए बी से आधा कुशल है, तो मैं कह देता हूं 3/2 है। तो फ्रैक्शन में लिखकर इसको लिख सकता हूं 3 6 और 2 का रेशियो यहाँ पर इफिशियंसी का आ गया इनके। तो इफिशियंसी का रेशियो 3 6 और 2 है, राइट। तो इनका अगर आप देखोगे टाइम का रेशियो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। तो एलसीएम यहाँ पर 6 अगर है तो ये 2 बार, ये 1 बार और ये 3 बार। अब आगे देखिए, यहां पर क्वेश्चन करा है यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब वह तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में पूरा करता है। तो बी की एफिशिएंसी रही थी 6 दिन, कितना लिया वह 1, राइट। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है दिन उसने कितना लिया 6, तो यहां पर इंटू सिक्स कर दो तो ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18। मतलब वर्क डन आप देखोगे तो आ जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, किसी एक का ले लो। तो आप देखोगे 12 × 3 बराबर 36 हमारा काम हो जाएगा। और अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं 3 6 और 2 की एफिशिएंसी से, तो आप फाइंड कर लोगे यहां से टोटल टाइम फॉर ऑल 3 मेंबर्स विल बी व्हाट, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, कार्य बटे कार्यक्षमता। तो कार्य था 36 यहाँ पर, और 6 2 8 और 3 11 यहाँ पर आ जाएगा उनकी कार्य क्षमता। तो 11 3 33, 3 आ गया 30, 11 दूना 10 मिनट लगा के 11 दूना 22 और 8 80, 11 70। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी टाइम के हिसाब से 3.27 दिन आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस को तय कर लिया। 8 घंटे में 75 किलोमीटर गया, राइट, 8 आवर्स में पूरा। फिर आगे कहता है उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया होगा। तो इस बंदे द्वारा तय की गई दूरी फाइंड कीजिए। तो मैं यहां पर कहता हूं कि अगर आंशिक दूरी, यहां तक की दूरी को अगर वो 5 की स्पीड से गया होगा तो उसको x टाइम लगा होगा, राइट। 5 की स्पीड से अगर जाएगा तो x टाइम में कुछ डिस्टेंस जाएगा d1, और अगर d2 डिस्टेंस देखो आप तो यहां से वो 12 की स्पीड से जाएगा, तो टोटल टाइम 8 लिया था जिसमें x टाइम ले चुका है साइकिल से, छोटे आंशिक रूप से साइकिल से। तो आप देखोगे 8 - x टाइम बचेगा यहाँ पर d2 के लिए। आपको पता है d1 + d2 बराबर 75 है, राइट। तो 5x + 12 = 96, बाद में कर लूंगा। 8 - x बराबर क्या हो जाएगा 75। तो आप यहां से देखिए कि 5x + 12 = 96 - 12x बराबर 75। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7x उधर में लेके जाऊंगा, और 96 से 75 आप माइनस डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ
21 आ जाएगा। तो x जो यहाँ पर टाइम है वो हो जाएगा साइकिल के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम हो जाएगा यहाँ से 3 आवर्स। क्या हो जाएगा? 3 आवर्स। तो क्वेश्चन में पूछा x द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पैदल वो गया था, पैदल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पैदल गया था 5 की स्पीड से, टाइम लिया था 3 घंटे, तो 15 किलोमीटर उसकी क्या आ जाएगी? पैदल डिस्टेंस आ जाएगी। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसका राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। वहां पर हम सिलेंडर बना रहे थे और यहाँ पर क्या बना रहे हैं? शंकु बना रहे हैं। तो गोले का आयतन 4/3 गुणे पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा इस शंकु के आयतन के बराबर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, राइट। क्वेश्चन में शंकु का व्यास पूछा है, अगर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है इस शंकु की, तो आप 3 से 3 हटा दो, पाई से पाई हटा दो, क्योंकि दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर और वहां पर न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं। तो आप देखोगे 4 गुणे आर की वैल्यू क्वेश्चन में गोले के लिए दे रखी है 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर आर की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, बल्कि रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर फाइंड करना। तो आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10। तो इस 10 से इस 10 को हटा दो, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 दाम 100 चौके 400। तो आर की वैल्यू आ जाएगी √400 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आर अगर रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना आ जाएगा? व्यास कितना आ जाएगा? तो 20 गुणे 2 जो कि रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 इंटू आर होता है यहाँ पर, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6, 7। ये 5 पूर्णांक 3 से शुरू होने वाले हो गए। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, मैंने कहा 7 को हटाना है, तो उस सेट की औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? पहली बात तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18 और 7, 25। 25/5 ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर, तो 5 क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा इस पहले 5 संख्याओं के लिए, राइट। फिर बाद में अगर 7 को हटा दिया गया है तो बचेगा 3, 4, 5 और 6 बचेगा। 4, 3, 7, 5, 12 और 6, 18। 18/4 आप देखोगे तो 4 चौके 16 और 2, 4 पंचे 20। पहले एवरेज था हमारा, इनिशियल एवरेज था 5 और बाद का एवरेज आ गया 4.5। तो कमी कितने की हो गई? आप बोलोगे 0.5। किस पे कमी हो रही? पुराने एवरेज पे, पहले वाले एवरेज पे। तो बटे 5 गुणे में 100, एवरेज निकाल, एवरेज का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है कमी की, तो 0 हटा के यहाँ पे डेसिमल हटा दिया, तो 50/5 का मतलब हो गया 10% की कमी हो रही है एवरेज में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग जिसका गुणनफल 64 है? निम्नलिखित कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जो जिसका गुणनफल 64 है? 64 अगर गुणनफल है तो आप देखोगे 2 32 का पेयर बनेगा, 4 16 का पेयर बनेगा, 8 8 का पेयर बनेगा, फिर उसके बाद इसी का उल्टा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं न्यूनतम की बात करूंगा तो यहां से आप देखोगे ये वाला न्यूनतम है लेकिन ये महानतम है, ये वाला 2 से न्यूनतम है और 16 से महानतम है, ये वाला दोनों से, इन दोनों से महानतम है लेकिन दोनों से न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर 8 × 64 बराबर 64, और इस 8 + 8 करोगे तो उत्तर आ जाएगा 16। क्योंकि आप ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये वाला बचता है और ये वाला बचता है, क्योंकि 32 और 2 34 उस ऑप्शन में नहीं है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो 1200 में ऐसा क्या गुणा किया जाए, ऐसा क्या गुणा किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट देख के कर सकते हो, या आप यहाँ पर देखो 1200 का आप निकाल दो, क्या एलसीएम निकाल दो। किस मेथड से? भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। तो आप यहाँ से इसको बहुत ही आसानी तरीके से ये कर सकते हो कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 100,
आप 12 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 थी 12, और 100 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 गुड़े 5 गुड़े 5, 4 25 ही हम 100। तो आप देखो कि 2 गुड़े 2 पेयर बन रहा है, 2 गुड़े 2 पेयर बन रहा है, 5 गुड़े 5 पेयर बन रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बनना है। मतलब एक नंबर 3 का आ जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर 1200 में 3 का गुणा करते हो तो आ जाएगा 3600, जो कि 60 का वर्ग होता है, और यही इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की गई हैं। यहां पर विपरीत नहीं, वितरित हो जाएगा। तो बी के ए से कितने अधिक कैंडी मिलने की चांस है, मिलती है। इतना बकवास क्वेश्चन आप देख रहे हो कि पूछा जा रहा है एग्जाम में, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार वाले क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि एक बार आया है या नहीं आया है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देखिए 4:9 का मतलब हो गया कि अगर ए और बी के मैं रेशियो की बात करूंगा तो ए के पास 4 कैडिया और बी के पास 9। तो टोटल कैडियो की अगर मैं बात करूं, टोटल कैडिया जो भी हैं यहाँ पर वो 13 यूनिट हैं, और क्वेश्चन में इस 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 39, मतलब इंटू 3 टाइम्स है। तो अगर मैं ए के पास कैडियो की संख्या बात करूंगा तो इंटू 3 होने के बाद आ जाएगी 12, और इंटू 3 कर दूंगा बी के 9 के यूनिट के साथ तो आ जाएगी यहाँ से 27। तो आप देख रहे हो कि 12 और 27 का सम 39 होता भी है और यहाँ से आ भी रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा है बी के ए से कितनी अधिक कैंडियां मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है 27 माइनस 12 बराबर, यहाँ से आप 15 राइट आंसर कैसे हुए। या आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। ए से बी का जो डिफरेंस देख रहे थे यहाँ पर कितना था 5, और 5 को 3 से गुणा करते तब भी आपका 15 राइट आंसर आ जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन को बहुत बेसिक से भी नहीं और बहुत अंधा तुक्का भी या नहीं, बहुत अंधा ट्रिक भी नहीं कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया करिए, क्वेश्चंस को देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे मेथड्स बहुत ही कंसाइज करके बनाया जाता है, बहुत छोटा करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10% और 30% के दो क्रमागत अंकन के बाद, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। 30% का मतलब होता है 3/10, और 20% का मतलब होता है 1/5। अब अगर अंकित मूल्य की बात करता है कि वो अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो पहले अंकित के लिए वो बढ़ा भी तो रहा है। तो अगर वस्तु का दाम 10 रहा होगा तो 1 बढ़ाकर कितना कर दिया, 11 कर दिया। वस्तु का दाम अगर 10 रहा होगा तो बढ़ाकर कितना कर दिया, 13 कर दिया, क्योंकि 3 बढ़ा रहा है। और अगर क्वेश्चन में वस्तु का दाम टोटल 5 रुपए अंकित होने के बाद देखा जाए तो 4 रुपए की छूट देता है यहाँ पर। तो आप देखो मेरे बच्चे कि 4 रुपए की या 20% की छूट पर एक वस्तु 2228 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, सीपी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एसपी या एमआरपी हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे कि इस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इस रेशियो के इधर 50 25 पंचे 125 आ गया, जो कि बराबर रेशियो में देखो तो 11 से 13 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 143। इस 143 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2288, 2288। तो आप देखोगे कितने बार है, तो आप कहोगे ये 16 बार है। कितने बार है, 16 बार है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य 125 को आप देखो कि कितना कर दोगे, 16 बार कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 60 40, 16 कलम 16 4 20। तो आप जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपये इस क्वेश्चन का अंकित मूल्य रहा होगा, जिसको 10% पहले बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो जाके 2288 में बेचा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एक वस्तु रुपए 2500 में खरीदी जाती है, दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ कमाता है, तो यहां पर अगर बात कही जाए कि 100 रुपए मान लेता हूं उसका अंकित मूल्य था, 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था। इस अंकित मूल्य पर उसने 12 रुपए की क्या दे दी, छूट दे दी। 12 रुपए की छूट देने का मतलब हो गया 100 पर 12 रुपए का छूट मतलब 88 रुपए। फिर भी 10% का लाभ होता है। तो जब कोई बस 88 में बेची जा रही है तो उसको लाभ 10% का हो रहा है, तो इसका मतलब कि वह वस्तु 10 की रही होगी, 11 की बेची गई होगी। 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा,
10 की बजाय वो वस्तु 11 की बेची गई और क्वेश्चन में 11 की वैल्यू 88 दे रखी है, तो मतलब 8 गुना है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस को भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना करने के बाद 80 आ जाएगा। अभी तो ये 10% बढ़ के मिल रहा है उसको। और क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है एक वस्तु 2500 मीटर में खरीदा जाता है, मतलब 2500 जो यहाँ पर है इस 80 की वैल्यू है। क्वेश्चन में जो 2500 है वो इस 2500 जो है वो 80 की वैल्यू है। तो आप देख रहे हो यहाँ से, अगर मैं 2500 को 80 से डिवाइड करता हूँ तो 0 से 0 बार जाएगा और 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 के बाद आप देख रहे हो एक 10 बन जाएगा, 8 एकम 8, 2 10 तो 20 बन जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 10 मिनट लगा देंगे यहाँ पर, और 4 40, 8 पंचे 40। मतलब अगर यूनिट की बात करूँ, एक यूनिट की बात करूँ यहाँ पर तो 31.25, और क्वेश्चन में 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो आप इनटू में 100 कर दो तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3125 रुपये में वो उस वस्तु को बेचेगा। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को मैं एडिट करके लिख दे रहा हूँ 3125 रुपये इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये मीटर खरीदा, रुपये 600 का 1 मीटर खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद उसको 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो पहली बात, 12.5% का लाभ का मतलब आप ध्यान से समझिए होता क्या है। इसका मतलब होता है 1/8, और अगर वस्तु 8 रुपये की 1 रुपये के लाभ के बाद बेचेगा तो 9 की बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन पे लागत मूल्य पर ध्यान दो, पहले 600 रुपये उसने खर्च किए खरीदने पे और उसके बाद 40 रुपये उसने दिया सिलाई शुल्क, तो टोटल जो उसका खर्चा आ रहा होगा 640 रुपये आ रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पर देखोगे तो 640 है जो कि वैल्यू है 8 की। तो अगर जो 8 की वैल्यू 640 है जो कि 80 गुने है, और क्वेश्चन में उस वस्तु की कीमत पूछा है जिस पर बेचा गया है, तो आप ध्यान दीजिए 9 को भी 80 गुने करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 720 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4% वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो पीआरटी वाले मेथड से और ये नॉर्मल मेथड से। तो पीआरटी का मतलब एसआई फाइंड करो, एसआई दुगने का मतलब है कि ये बस ये रुपए जो रुपए हैं वहाँ पर मूलधन ये दुगना हो जाए, तो मतलब सेम प्रिंसिपल अमाउंट फिर प्रिंसिपल की वैल्यू फिर से आ जाए एसआई के फॉर्म में। तो अगर एसआई की बात करूँगा तो 1500 रुपये हो जाएगा, रेट 4% का मतलब 4/100 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पर पूछा है आपसे, ठीक, और प्रिंसिपल दे रखा है 1500। तो पी बराबर हो जाएगा, सॉरी एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। तो एसआई दे रखा है 1500 बराबर पी दे रखा है 1500, आर दे रखा है 4/100 इंटू यहाँ पर R/100 लिया है यहाँ पर मैंने, और टाइम हमें निकालना है। तो आप देखोगे 1500 से 1500 कट जाएगा, 4 से एक बार, 4 से 25 बार, तो T/25 बराबर 1। तो T बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 25 साल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। लेकिन अगर मैं 4% साधारण ब्याज की बात करता हूँ तो आप कहोगे 1/25, मतलब 25 रुपया, 1 रुपया हो रहा है 1 साल में, तो कितने वर्ष में 25 रुपये हो जाएगा। तो आप कहोगे 1 वर्ष में अगर 1 रुपये हो रहा है तो 25 वर्ष में क्या हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा इस 25 का। तो सिंपल से बात है, ये 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगाओ या तो आप रेशियो फॉर्म करो। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 2 वर्षों के लिए आप देखने जा रहे हो तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे। मैं अगर बात को ध्यान से देखूं तो 1000 इस टू 1144.9 लिखा है, इसका दशमलव को हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। फिर आप देखोगे कि अगर मैं रेट फाइंड करने जा रहा हूँ, तो आप इसका क्या निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे। तो आप देखो ये 100 का वर्ग लिखा हुआ था, और यहाँ पर आप देखोगे तो 100 के आगे आप देखो 7 7 49 और 10 दामा 100। अगर मैं 107 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
तो 7×7 = 49, 7×0=0=4, 7×1 = 7, 7 = 14 और 0×0=1, 1×1 = 1। तो 11,449 आ गया। ठीक है, 107 का क्या लिखा है, ये वर्ग लिखा है। तो आप देख रहे हो रेट का रेशियो, मतलब ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल प्लस सीआई, मतलब अमाउंट का रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं सीआई की बात करूंगा तो आप कहोगे, क्योंकि एक वर्ष की बात कर रहा है ये, तो सीआई कितना है एक वर्ष में, तो सीआई हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हो जाएगा 7 रुपये किस पर, 100 रुपये। तो रेट की अगर मैं बात करने जाऊँ तो 7/100 गुणे में 100% हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पर उत्तर आ गया 7%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ए बी और सी, ए बी और सी यहाँ पर ए बी और सी के बीच रुपए 1152 का नुकसान 7:8:9 में बांटा गया। तो ए का हिस्सा क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। 1152 रुपये हो रहा है 7 और 8 का और अनुपात 9 का जोड़कर, मतलब 7 8 15 और 9 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1152। तो ये की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1152/24। तो 24 चौका 96, 24 पंचे 120, 24 4 बार जाएगा, 96 आ गया, 96 4 100, 15 4 19 192, 24 8 192। मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आ गया 48। क्वेश्चन में पूछा ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए को आप देखोगे, ए का यहाँ पर हिस्सा 7 था, तो ए का बराबर कर दो 7 × 48, 7 × 8 = 56 और 7 × 4 = 28 और 5 = 33। तो 336 रुपये का नुकसान ए को झेलना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी ने 50,000 का कारोबार, ए बी और सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक लिए, मतलब बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक लिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लिए। मतलब कि सी में मान लेता हूं एक्स रहा होगा, तो बी के पास कितना आ जाएगा 6,000 + x, और यहां पर ए के पास 2,000 और अधिक आएगा, मतलब 8,000 + x आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 टोटल थे वहां पर। तो आप देखोगे 3x बराबर कितना हो जाएगा, 8 से 14 माइनस कर देंगे तो 36,000 आ जाएगा। तो x का मान यहां से आ जाएगा 12,000 रुपये, राइट। मतलब सी के पास 12,000, सी के पास 12,000 और बी के पास 12 6 18,000 और ए के पास 20,000। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करने जाऊं यहां पर, तो क्वेश्चन ने पूछा यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा, तो मतलब यहाँ पर जो इनकम का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो अगर मैं रेशियो की बात करने जाऊँ तो 4 पंचे 20, सॉरी 2 धामा 20, 2 9 18 और 2 छंग 12, 9 6 15 और 10 25। मतलब 25 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10,000 रुपये। मतलब ये दे रखा है 40 नहीं बल्कि 400 गुना। तो 10 को आप क्या कर दो 400 गुना कर दो, तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा 4,000 रुपये, ए का प्रॉफिट में हिस्सा आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी एंड सी 40 दिन में, जबकि ए बी और सी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका उल्टा। पहली बात तो टाइम का रेशियो यहाँ से देखो आ जाएगा 2:1, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अगर बी और सी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ से आप देखो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 2 - 1 बराबर 1। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा, तो वर्क डन आप फाइंड करो पहले, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, टाइम कितना ले रहा है 40, एफिशिएंसी 1, तो 40 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 40 काम। 40 काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, 1 की एफिशिएंसी, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 40/1 बराबर 40 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन ए के द्वारा लिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या जाएगा,
राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार की बिक्री 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी कितनी बिक्री होनी चाहिए? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जो हमने पढ़ा है शॉर्ट मैसेज फाइंड करने का, शॉर्ट मेथड है एवरेज फाइंड करने का। सभी का एक एवरेज मान लेते हैं और उस एवरेज में जो ज़्यादा है उसको कम करने के लिए और जो कम है उसको ज़्यादा करने के लिए प्लस माइनस कर देते हैं, फिर वहाँ से हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो मैं उसी मेथड को यहाँ पर बताना चाहूँगा। हमारा पहला है 2000, दूसरा है 2500, तीसरा है 3250 और चौथा है 4250। और पाँच कह रहा है कि पाँचवा में महीने में कितने की बिक्री होनी चाहिए कि औसत बिक्री 3500 हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि 5वें महीने में 3500 ही हुई है और सभी का एवरेज अगर 3500 है तो ये कम कितना है आप कहोगे माइनस, जितना कम है उसको मैं माइनस लेके चल रहा हूँ, 1500 कम है। आप ये कहोगे कितना कम है -1000, ये कितना कम है -250 और ये कितना ज़्यादा है तो आप कहोगे 750 ज़्यादा है प्लस का। तो अब जाहिर सी बात है कि इन सभी को देखकर आप देखो कि ज़्यादा कितना है 750, 250, यहाँ से 500 हो जाएगा और यहाँ से 2500 कम और 500 ज़्यादा से आप ध्यान दो तो हो जाएगा 2000 कम है अभी भी ये। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा प्लस 2000 करके बैलेंस करने के लिए ना, तभी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5500। इसका क्या हो जाएगा, आखिरी की बिक्री करनी पड़ेगी 5500 रुपये, जो कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि खुदरा विक्रेता 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से 7 वस्तुएं खरीदता है, 7 वस्तु 10 रुपए की रेट से, रेट दे रखा है मैंने यहाँ पर 10 रुपए में 7 नहीं, 7 वस्तुएं 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से, मतलब 7 वस्तुएं कितने में खरीदेगा 70 रुपए में। ऐसे 9 वस्तु की अगर बात करूंगा तो 9 वस्तु 11 की रेट से फाइंड करेगा तो कितने में करेगा 99 रुपए में। और 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से 14 वस्तुएं खरीदता है, वहां पर 15 की रेट से पर वस्तु की बात करता है तो 15 14 15 चौके 60, 15 का 15 और 6 की 210 रुपए में खरीदेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 7 9 16 और 14 कितना हो जाता है, 30 वस्तु की जो लागत मूल्य आई है वो कितनी हो गई 280 यहाँ से हो जाएगा। और 280 में अगर 99 अगर जोड़ दिया जाए तो आप देखोगे 379 आना चाहिए। 9 7 9 16 और 1 17, 2 और 1 3, ठीक है। यदि लाभ औसत क्रय मूल्य का 20% माना जाता है तो प्रति वस्तु विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब जो आप देखोगे 30 वस्तु का जो लाभ निकलने के बाद औसत कीमत थी उस वस्तु की, क्रय मूल्य जो थी वो 20% माना जाता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहां से कि आप देखोगे कि यदि लाभ औसत क्रय मूल्य का 20% माना जाता है प्रति वस्तु विक्रय मूल्य फाइंड कीजिए। मतलब 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, मतलब 5 पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात करूंगा तो गुणे 6/5 कर दो, गुणे 6/5 करोगे। उसके बाद एक वस्तु का यहाँ पर क्या पूछा है, वहां पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 379 गुणे 6/5 गुणे में 1/30, 6 से जाएगा 5 बार तो 25 डिवाइड करेगा 379 को, तो 25 एकम 25 और 12 बच जाएगा 129, 25 पंचे 125। फिर आपके पास आ जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा 40, 25 एकम 25 और 15 50 सॉरी 40 तो 150 आ जाएगा। 15 छक्के 25 छक्का 150। तो जो औसत विक्रय मूल्य आएगी इस क्वेश्चन में वो आ जाएगी 15.16, जो कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। टोटल यात्रा 5 घंटे में कर लेता है वो। वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का रेशियो S1 और S2 दे रखा है और दूसरा आधा जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रेट से कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर आप देखो D1 बराबर है D2 के, तो जो टाइम का रेशियो होगा इनका उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो स्पीड का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 7:8 का, और टाइम T1:T2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8:7।
और इनका सम देखो तो 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 घंटे, मतलब एक यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3 घंटा या 20 मिनट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तय की गई हुई कुल दूरी, तो मतलब अगर मैं एक आदमी की आधे डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ तो उसका 2 गुना मैं कर दूँ तो उसका पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पूरी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरी डिस्टेंस के लिए आधी के दोगुना 2 गुणे आधी की अगर मैं बात करूंगा तो 21 के स्पीड से 8 यूनिट के टाइम से आप देखोगे तो 1 यूनिट की कीमत थी 1/3, तो 8 यूनिट की हो जाएगी 1/3 गुणे 8, तो 3 से यह 7 बार और 7 8 56 दुना 112 किलोमीटर आ जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में कर दिया, बी और सी उस कार्य को 16 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और ए और सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनके टाइम की रेशियो दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल, आप इनका रिवर्स करो, इन्वर्स करने के बाद जो भी एलसीएम लोगे वो 12 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 48, तो 12 चौके 48, 16 3 48 और 24 दूना 48, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा तो टाइम इंटू क्या होता है एफिशिएंसी, तो अगर 48 यहाँ पर क्या है उनका वर्क डन है, 48 वर्क डन सिर्फ कब है जब 12 और 16 और 24 की बात कर रहा हूँ तब। क्वेश्चन ने पूछा है वह मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 12 16 और 24 की अगर मैं बात करूंगा तो उनका टाइम है। यहाँ पर 4 जो एफिशिएंसी, 3 जो एफिशिएंसी, 2 जो एफिशिएंसी है वो ए बी बी सी और ए सी की है, तो 4 3 7 और 2 9 एफिशिएंसी आ रही है ए बी सी का 2 गुने की, तो ए बी और सी की अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 9/2 आ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहां पर मुझे बताओ कि वर्क डन 48 को करने के लिए ए बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर 48 काम को 9/2, मतलब 48/9 गुणे 2 ऊपर आ जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 96 बराबर 96/9, 9 दामन 90, 6 बच गया, 9 छक 54, फिर 6 बच जाएगा, 6 6 मतलब 6, 10.67 इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इन सभी क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी सीरीज आ रही है उन सभी क्वेश्चंस को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेथड को यहां से सही सीखिए और अप्लाई करिए। मेथड ना तो बहुत शॉर्ट किया है मैंने और ना तो बहुत लेंदी किया है, मैं चीज़ों को समझाया भी हूँ, मेथड बेस पे इंक्लूड किया हूँ, ट्रिक बेस पे डाला हूँ, जो कि आप एग्जाम में बैठो तो आप इसको बहुत आराम से चीज़ों को समझ के कर सको, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मेथड ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते, शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई कर पाते। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैंने मेथड को भी अप्लाई किया है, यहाँ पर समझाया है सभी के बारे में, और उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी मेथड्स का फ़ायदा उठाओगे और एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाओगे और नाम अपना रोशन करोगे, वर्दी पहनोगे। अपनी प्रिपरेशन चरम सीमा पर रखो। आज से आप दृढ़ संकल्प बना लो कि आपकी प्रैक्टिस, आपका प्रिपरेशन, आपका रिवीजन एकदम चरम सीमा पर होना चाहिए, कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्या पता एग्ज़ाम इस बार सुचारू तौर से हो जाए और आप सिलेक्शन लेने में सक्सेस हो जाओ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। अदरवाइज़ एग्ज़ाम कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, कब कैंसिल हो जाए, कब रद्द हो जाए, कब नकल हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब भी आप बैठो एग्ज़ाम में तो एकदम 110% अपनी एफिशिएंसी के साथ बैठो, क्षमता के साथ बैठो, एक्यूरेसी के साथ बैठो, ताकि आपको वहाँ पर सिलेक्शन मिल सके और आप अपनी सिलेक्शन लेने के बाद अपनी जीवन शैली को सुचारू तौर से बना सको या जीवन शैली को बहुत बेहतर बना सको। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।